हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एसएससी के द्वारा पूछे गए 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका एग्ज़ाम अब होने ही वाला है। लगभग आपके पास 60 से 70 दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में हमें एक इंटेंस रिवीजन सेशन चाहिए जिसमें हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो और उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। और आपको पता है कि जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें जो वोकैब का पोर्शन है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। बिना वोकैब को कवर किए हुए आप इंग्लिश में बिल्कुल भी पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो वोकैब का पोर्शन है वो इतनी ज़्यादा लेंदी है कि उसको कम टाइम में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को डीपली एनालाइज करते हैं तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हालांकि जो वोकैब का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, लेकिन जो हमारा एग्ज़ामिनर है वो बस कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही बार बार रिपीट करके हमसे पूछ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम 500 जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं उनको कवर करेंगे। और ये सिर्फ 500 शब्द नहीं होंगे, इनके साथ में जो इनके आसपास के वर्ड्स हैं जो एसएससी बार बार कहीं ना कहीं सिनोनिम्स में या एंटोनिम्स में या वन वर्ड में ही अलग शब्दों का नाम देकर उनको बार बार पूछता रहता है, उनको भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे जिससे आपका एक कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन हो सके और आप इस वीडियो के माध्यम से आपको अगली बार कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और इस एक क्लास से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो है हमारे पास इनफॉलिबल। इनफॉलिबल हम एक किसी भी ऐसे इंसान को कहते हैं जो कभी भी गलती नहीं करता है या फिर वो जो भी डिसीज़न लेता है वो हमेशा ही सही होता है। या फिर हम इनफॉलिबल किसी ऐसे प्रिंसिपल को, किसी ऐसे लॉ को भी कह सकते हैं जो कभी भी गलत नहीं होता। जैसे आप कह सकते हैं कि फिजिक्स के जो लॉज हैं या फिर जो न्यूटन के लॉ हैं, न्यूटन की ग्रेविटी का नियम है या न्यूटन के मोशंस के जो नियम हैं वो कभी भी गलत नहीं होते। आप उनको किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं या ऐसे जो इंसान होते हैं जो कभी भी गलत नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं इनफॉलिबल। यहाँ पे डिफाइन इसको किया गया है डेट नेवर फेल्स या फिर ऑलवेज डूइंग व्हाट इज़ सपोज टू डू, यानी कि अचूक, यानी कि जो वो हमेशा जो राइट चीज़ ही करता हो और कभी भी गलत नहीं होता हो। तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इनफॉलिबल। इसके लिए एसएससी एक और वर्ड पूछती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास इम्पेकेबल। तो ये वर्ड भी एसएससी बार बार पूछती रहती है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब भी इसी तरीके का होता है जो कभी भी गलती ना करता हो। अब हम थोड़े इससे रिलेटेड वर्ड भी देख लेते हैं कि जो इनफॉलिबल होगा, जो कभी भी गलती नहीं करता होगा, वो इंसान कैसा होगा। वो इंसान फॉल्टलेस होगा, वो एररलेस होगा, वो कभी भी गलती नहीं करता होगा और वो डॉन्टलेस होगा, उसके चरित्र पर कोई भी दाग धब्बा नहीं लगा हुआ होगा। तो पहला जो हमारा है वो है इनफॉलिबल। इसका मतलब होता है अचूक, जो कभी भी गलती ना करे। दूसरा वर्ड जो हमारा है वो है हमारे पास मीज़ोगाइनिस्ट। मीज़ोगाइनिस्ट को अगर आप देखेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है हमारा मीज़ो और दूसरा है हमारा गाइन। मीज़ो का मतलब होता है किसी से नफ़रत करना और गाइन का मतलब होता है वुमेन। तो मीज़ोगाइनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो औरतों से नफ़रत करता है या फिर महिलाओं को नीची नज़रों से देखता है, उनको आगे बढ़ते हुए समाज में नहीं देखना चाहता। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम मीज़ोगाइनिस्ट कहते हैं। आपने आसपास अपने काफ़ी सारे कंजर्वेटिव लोगों को देखा होगा जो ऐसा बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं उनका काम बस घर के कामों के लिए होना चाहिए, उनको समाज में बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको जॉब्स नहीं करनी चाहिए। वो काफ़ी कंजर्वेटिव टाइप्स के लोग होते हैं जो पुरानी परंपराओं को लेकर चलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं कि वो क्या है, मीज़ोगाइनिस्ट हैं। और इसके अपोजिट में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो औरतों को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, इस समाज में उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास जो एक वर्ड होता है वो हमारे पास होता है फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट इस तरीके के लोग होते हैं जो औरतों को रेस्पेक्ट करते हैं और उनको समाज में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और वो उनको भी वही राइट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं जो मेंस के पास इस समाज में राइट हैं। और एक और वर्ड एसएससी इसमें बार बार पूछता है वो है हमारे पास इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन एक ऐसा इंसान होता है
ये जो फेमिनिस्ट है ये तो वुमेन्स की बात कर रहा है कि वुमेन्स को आदमियों के बराबर राइट दिए जाएं, लेकिन जो इगैलिटेरियन होता है ये पूरी सोसाइटी के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि इस सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको समान अधिकार दिए जाएं और सब में इक्वालिटी की भावना लाई जाए। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है इगैलिटेरियन। तो दूसरा वर्ड था हमारे पास मिसोगाइनिस्ट। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो औरतों से नफरत करता हो। तीसरा वर्ड हमारे पास है वो है हमारे पास फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट एक कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं पैसे देकर या फिर जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करके। आपने रतन टाटा जी का नाम सुना होगा, जिम प्रेम जी का नाम सुना होगा। ये लोग हमारे देश के बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, क्योंकि ये अपनी इनकम से गरीबों की मदद करने के लिए कुछ पैसों को या फिर कुछ चीज़ों को डोनेट करते हैं जिससे गरीबों का भला हो सके। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब आप इससे ये चीज़ें याद कर सकते हैं कि ऐसे लोग कैसे होंगे, यानी कि जो गरीबों की मदद करता है वो इंसान कैसा होगा। वो इंसान बहुत ही दयालु होगा, यानी कि वो काइंड होगा, जनरस होगा, कोर्टियस होगा, बिनाइन होगा और वो स्मैरिटन होगा। तो ये सारे वर्ड भी एसएससी पूछती है। इसको जब हम सिनोनिम्स करेंगे तो उसमें कवर कर लेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे इंसान को कहा जाता है जो कि गरीबों की पैसे देकर मदद करता है। अगला हमारे पास वर्ड है वो है हमारे पास मिज़ेंथ्रोप। आपने अभी पढ़ा था मिसोगाइनिस्ट, तब मैंने आपको बताया था कि जो मिस वर्ड होता है यानी MIS मिस, इसका मतलब होता है नफ़रत करना। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है वो है हमारे पास एंथ्रोप, जिसका मतलब होता है ह्यूमन काइंड। तो आपने अगर किसी UPSC इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो उसमें काफ़ी सारे लोग कहते रहते हैं कि उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो था उनके पास एंथ्रोपोलॉजी, यानी उन्होंने जो मानव शास्त्र होता है कि जो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो पुराने ज़माने से लेकर जब हम बंदर हुआ करते थे तो यहाँ तक कैसे विकसित हुआ है, तो इसकी जो पढ़ाई होती है वो होती है एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। तो एंथ्रोप का मतलब होता है हमारे पास ह्यूमन काइंड। तो एक ऐसा इंसान जो ह्यूमन से नफ़रत करता हो तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वो है हमारे पास मिज़ेंथ्रोप। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा बोलना चालना लोगों से पसंद नहीं करते हैं या फिर अलग तरीके से रहते हैं, तो उन लोगों को हम कहते हैं मिज़ेंथ्रोप। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको आप अगर पॉजिटिव वे में देखेंगे तो वो इस तरीके के लोग होते हैं, जैसे कि साधु संत होते हैं जो हिमालय में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हर्मिट। वो कैसे रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं वो रेक्ल्यूज़ रहते हैं। और वो कम बोलते हैं तो वो टैसिटर्न होते हैं, रेटिसेंट होते हैं। इन सारे शब्दों को भी हम इससे याद कर सकते हैं। तो मिज़ेंथ्रोप ऐसे पर्सन्स होते हैं जो दूसरे लोगों को हेट करते हैं या फिर उनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि ये साधु सन्यासियों की तरह रहते हैं। तो हर्मिट हो गए, रेक्ल्यूज़ हो गए, सेक्ल्यूड हो गए, रेटिसेंट हो गए। तो ये कम बोलने वाले लोग होते हैं और ये ज़्यादा दूसरों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी जो होता है, ब्यूरोक्रेसी आपने सुना होगा कि हमारा जो देश है इसमें दो तरीके के लोग जनता की सेवा करने के लिए होते हैं। एक तो होते हैं पॉलिटिशियंस जो कि जिनको जनता इलेक्ट करके भेजती है और फिर वो सरकार में आकर जनता की सेवा करते हैं। और दूसरे लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो कि वो भी सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन वो लोग उनके लिए जनता वोट नहीं करती है बल्कि उनको सरकार चुन के भेजती है और वो जनता की मदद करने के लिए होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो IAS हैं वो क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो एक गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं जिनको इलेक्ट नहीं किया गया होता है, यानी कि सरकारी नौकर जो होते हैं उनको आप कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड, यानी कि जिनको इलेक्ट नहीं किया गया है, जिनको सरकार और जो सरकार में रहकर आपकी जो आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। और ऐसी जो सिस्टम जो होता है ये इसको कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है हमारे पास कैनिबल। तो कैनिबल क्या होता है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। इसको हम कह सकते हैं आदमखोर। आपने सुना होगा कि जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स हैं उन पे काफ़ी सारे ऐसे आदिवासी ग्रुप्स रहते हैं, ऐसी आदिवासी ट्राइब्स रहती हैं
जो आदमखोर हैं। तो आदमखोर है मतलब वो अपनी ही जाति यानी कि वो ह्यूमंस है ना, तो वो ह्यूमंस का ही जो मांस है उनको खा जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को हम कहते हैं कैनिबल। कैनिबल ऐसे इंसान होते हैं जो कि आदमियों का ही मांस खा जाते हैं, उनको हम कहते हैं कैनिबल, आदमखोर या फिर नरभक्षक। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो खोंड जनजाति थी जिसको विलियम बेंटिंग ने ख़त्म करवा दिया था, तो वो भी क्या थी? वो एक कैनिबल थी, यानी कि वो नरभक्षक थी, जिसको हिस्ट्री में पूरी तरीके से उनके यहाँ जो नरबली की प्रथा होती थी उसको ख़त्म करा दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड जो है वो है हमारे पास क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब हमारी इंग्लिश में कुछ रूट वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड रूट वर्ड आ रहा है जिसका मतलब जो है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है फियर, यानी कि किसी भी प्रकार का डर। तो यहाँ पे एक जो वर्ड आ रहा है वो है हमारे पास क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है कि बंद जगहों का डर होता है। जैसे कई सारे लोगों को अंडरग्राउंड जाने में डर लगता है कि छोटी जगहों में उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है, किसी को लिफ्ट में जाने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसमें स्पेस बहुत कम होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनको छोटी जगहों में जाने का डर लगता है तो वो क्या होते हैं? क्लास्ट्रोफोबिक होते हैं। और ये जो डर होता है इसको कहा जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया। अब जो एसएससी है वो यहीं पर नहीं रुकती है, वो आपसे बहुत सारे टाइप के फोबियाज़ को पूछती है और काफ़ी ज़्यादा रिपीट करती है। वो मैं आपको बता देता हूँ, जो 6-7 फोबिया हैं आप उनको याद कर लीजिए। पहला हमारे पास होता है एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब होता है हाइट, तो ये जो फोबिया होता है इसमें इंसान को हाइट से डर लगता है। दूसरा हमारे पास होता है आर्सनोफोबिया। आर्सनोफोबिया में इंसान को आग से डर लगता है। और तीसरा हमारे पास होता है हाइड्रोफोबिया, इसमें इंसान को पानी से डर लगता है। तो ये कुछ टाइप के फोबियाज़ हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक और हमारे पास होता है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया क्या होता है? जैसे आप क्लॉस्ट्रोफोबिया देख रहे हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है कि जब किसी इंसान को बहुत ही बंद जगह में डर लगने लगता है तो उसको हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को ओपन स्पेसेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अगोराफोबिया। तो ये कुछ फोबियाज़ हैं, आप इसको याद रखें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। कि एक्रोफोबिया जो होता है वो हाइट से डर लगना होता है, क्लास्ट्रोफोबिया जो होता है वो बंद जगहों का डर होता है, हाइड्रोफोबिया पानी का डर होता है, एगोराफोबिया जो होता है वो ओपन प्लेसेस का डर होता है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या हो गया? हमारे पास बंद जगहों का डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट ऐसे कौन से पर्सन्स होते हैं? ये बहुत ही घमंडी टाइप के लोग होते हैं जो अपने आप को संसार से बढ़ के मानते हैं, कि यह ऐसा मानते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो इनसे काफ़ी ज़्यादा तुच्छ हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर हैं और ये हमेशा अपनी बड़ाई करते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने बड़ा घर ले लिया। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जो खुद को दूसरों से ऊपर मानते हैं और हमेशा अपनी ही बड़ाई करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ईगोइस्ट, या फिर हम कह सकते हैं अहंकारी या फिर अहमवादी। तो इसके लिए हमारे पास कुछ और वर्ड्स भी हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करती है। वो है हमारे पास पहला वर्ड जो होता है वो होता है हमारे पास पॉम्पस। ये हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं स्नॉबिस कह सकते हैं हम इनको। और इनको हम कह सकते हैं कंसीटेड, यानी कि एक ऐसे लोग होते हैं, ये सारे लोग ऐसे होते हैं घमंडी टाइप के, या फिर इसी को हम सुपरसीलियस भी कह सकते हैं, सुपरसीलियस। तो ये सारे जो लोग होते हैं वो काफ़ी घमंडी टाइप के लोग होते हैं, तो जो कि दूसरों से खुद को ऊपर समझते हैं और दूसरों की इज्जत भी नहीं करते। तो इन सारे लोगों को कहा जाता है ईगोइस्ट या फिर घमंडी। और घमंडी के और जो वर्ड्स हैं वो हैं पॉम्पस, स्नॉबिस, कंसीटेड, सुपरसीलियस। ये हम जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम सिनोनिम्स करेंगे तो इनको हम डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि सिनोनिम्स में भी हमारे पास कुछ ही वर्ड्स हैं जो एसएससी बार बार रिपीट करता है। वही 15 या 16 क्लस्टर्स हैं जिनको एसएससी बहुत ही ज़्यादा रिपीट करता है। अगर आपने उनको याद कर लिया तो आपका 70 से 80% काम तो ऐसे ही चल जाएगा। वो जब आएगा तब हम बात करेंगे, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है हमारे पास एलिजी, अ पोएम और सॉन्ग डेट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबॉडी हु हैज़ डाइड। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी शोक सभा होती है जब कोई इंसान मर जाता है, लेकिन अपने यहाँ जो है वो शोक सभा में ज़्यादा गाने वाने नहीं गाए जाते हैं।
लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ या ऐसा कुछ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उनके यहाँ पे एक जो आदमी होता है जो अंतिम संस्कार करवाता है, तो वो एक पोयम पढ़ के सुनाता है जिससे कि जो डेड डेड बॉडी है यानी कि जो पर्सन मर गया है उसकी आत्मा को शांति मिल सके, या फिर इसी तरीके का होता है जिस मतलब वो एक पोयम होती है उस इंसान के लिए जो कि मर गया है। इसको हम कह सकते हैं ये शोक गीत होता है एक तरीके का। तो इसको क्या कहा जाता है? एलिजी कहा जाता है। अगला वर्ड है हमारे पास एपीलॉग। एपीलॉग क्या होता है कि जब कोई भी आप प्ले देखने जाते हैं तो उसके एक तो उसके शुरू में कुछ चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताई जाती हैं कि ये प्ले किस चीज़ के बारे में है, इसमें आपको क्या दिखाया जाएगा, और उसके एंड में भी कुछ चीज़ें जब वो प्ले पूरा ख़त्म हो जाता है तो आपको जाने से पहले कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो जो लास्ट वाली फाइनल स्पीच होती है जिसमें आपको बताया जाता है कि कॉन्क्लूज़न जिसमें होता है कि क्या हुआ, तो वो जो होता है उसको हम कहते हैं एपीलॉग, और जो शुरू में होता है उसको हम कहते हैं प्रोलॉग। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एपीलॉग बाद में होता है प्ले के, और जो प्रोलॉग होता है वो प्ले के पहले होता है। तो आप दोनों चीज़ें याद रखिए, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारा एपिटाफ। तो एपिटाफ क्या होता है? जो किसी की समाधि होती है उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि किसी की समाधि पे ये लिख दिया जाता है कि कि ये कभी मरा नहीं, ऐसे करके वो जो एक इंस्क्रिप्शन लिखा होता है ना समाधि के ऊपर कि ये कब से कब तक ज़िंदा था और ये कौन है, या इन द मेमोरी ऑफ, इस तरीके का कुछ भी ऐसी चीज़ जो समाधि के ऊपर लोगों के लिख दी जाती है जिससे उन लोग जो हैं उनको पहचान सके कि यहाँ पे कौन दफन है। तो इस चीज़ को कहते हैं एपिटैफ। ये पोयम भी हो सकती है, कई काफ़ी लोग अपने समाधि के ऊपर पोयम लिखा लेते हैं, या कोई अच्छी कोट हो सकती है, या फिर कोई ऐसा वाक्य हो सकता है जो वो ज़िंदगी में बोलते रहते हों, कुछ भी हो सकता है। हाल बस ये होना चाहिए कि उसकी समाधि पे ये चीज़ लिखी हो। तो ऐसी चीज़ जो होती है उसको हम कहते हैं एपिटाफ। तो समाधि के ऊपर जो भी चीज़ लिखी हुई होती है, एक इंस्क्रिप्शन जो कि समाधि के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एपिटैफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है? फास्टिडियस आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिनके लिए आप कितना भी कुछ कर दीजिए, मतलब उनके लिए आप मान लीजिए वो आपके घर आ गए तो आपने उनको खाना बना के दिया तो भी वो कुछ ना कुछ उसमें चीज़ आपको बता ही देंगे कि इसमें नमक कम है, इसमें दाल में नमक कम है, या इसमें नमक ज़्यादा है, ऐसा करके वो कुछ ना कुछ उसमें कमी निकाल ही देंगे। आप कुछ भी उनको कितना भी अच्छा करके दे दीजिए, वो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के आपको शर्मिंदा ही करेंगे। तो ऐसे लोग जिनको खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो, या फिर जो लोग कभी भी खुश नहीं होते हों और वो बहुत ही छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब पंक्चुअल हों, या फिर बहुत ज़्यादा छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखते हों। आपको याद होगा कि पहले एक ऐड आया करता था जिसमें एक आर्मी का इंसान होता था, और वो ऐसे उसके घर में कोई रोटी बना रहा होता तो वो ऐसे कहता था कि परफेक्ट सर्कल में होना चाहिए, और फ्लोर जो है उस पर बिल्कुल भी धूल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? फास्टिडियस कहते हैं। क्योंकि इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है तो इनको खुश करना मुश्किल होता है, तो ये कभी भी खुश भी नहीं रहते हैं। तो मतलब इनको खुश करना मुश्किल होता है, जल्दी से इनको हम प्लीज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को कहा जाता है फास्टिडियस। अगला वर्ड हमारे पास है वो है हमारे पास इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है कि जिस चीज़ को टाला ना जा सके, जैसे हमारी मृत्यु। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक इनएविटेबल ट्रुथ है, यानी कि जो मृत्यु है उसको कोई भी टाल नहीं सकता है, उसको कभी भी टाला नहीं जा सकता है। तो ऐसी जो चीज़ होती है जिसको कभी भी टाला ना जा सके, मान लीजिए आपने चोरी कर ली, अब चोरी करने के बाद में आप पकड़ लिए गए, तो अब पुलिस आएगी, अब इस चीज़ को टाला नहीं जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि अब मैंने चोरी कर ली है और मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि जो ये जो घटना हुई है अब इसको टालना मुश्किल है, तो ये आपका जेल जाना बिल्कुल तय है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? ये एक इनएविटेबल काम हो गया,
यानी कि अब इसको बिल्कुल भी टाला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ओलिगार्की। तो जैसे हमारे पास कुछ हमने देखा था कुछ फोबियाज होते हैं, यानी कि कुछ डर होते हैं, उसी तरीके से एक रूट वर्ड होता है हमारे पास ARCY यानी आर्की। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। तो जब हम बात करते हैं ओलिगार्की की, तो एक ऐसा गवर्नमेंट होती है जिसमें जो कुलीन तंत्र के लोग होते हैं या फिर जो नोबल लोग होते हैं या फिर जिनके पास बहुत सारी पावर होती है, वो लोग मिलके जब शासन चलाने लगते हैं तो उसको कहा जाता है ओलिगार्की। जैसे कि आपने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब दिल्ली सल्तनत थी तो उसमें 40 लोगों का एक समूह हुआ करता था, वो नोबल्स हुआ करते थे और वही मिलके सरकार चलाते थे। उसको एडवाइस दिया करते थे कि किसको अपॉइंट करना है, ये तय किया करते थे। तो वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे ओलिगार्की चल रही थी, यानी कि जो नोबल्स होते थे उनके द्वारा वहाँ पे रूल किया जा रहा था। तो ऐसे लोगों ऐसी जो गवर्नमेंट होती थी उसको हम क्या कहते थे, ओलिगार्की। अब यहाँ पर कुछ और भी गवर्नमेंट्स हैं जो एसएससी बार बार पूछती रहती है आपसे, तो उनको भी हम यहीं पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो है हमारे पास ओलिगार्की है, और एक हमारे पास जो होती है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, यहाँ पे किसी भी किंग का शासन होता है, किंग का शासन होता है। यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में किसका शासन चलता है, वो किंग जोंग वो तरबूज जैसा जो है ना, वो उसका शासन चलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ कोरिया उसमें क्या है, मोनार्की है। और जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में जो होता है उसमें किसका शासन होता है, उसमें जनता का शासन होता है। तो उसमें हम वोट करने जाते हैं तो जनता का शासन होता है। तो जो जनता के द्वारा गवर्नमेंट चुन के लाई जाती है उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और जो लोगों के द्वारा मतलब जो राजा के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम कहते हैं मोनार्की। तो ये वाले वर्ड्स भी आप ध्यान रखेंगे, ये आगे भी अभी रिपीट होंगे, काफ़ी बार आएंगे ये, क्योंकि इसमें 500 वर्ड है और एसएससी लिमिटेड ही पूछती है, तो यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट करती रहती हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, ये ऐसे पर्सन्स होते हैं जो हर चीज़ की अच्छाई को देखते हैं। जैसे कि आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे लोग, मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, तो वो अब ये चीज़ कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और थोड़े दिन बाद उसने बिजनेस खोल दिया और उसमें उसको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। तो वो, क्योंकि वो लगातार इस चीज़ को बोल रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो ईश्वर है वो हमेशा अच्छे के लिए कोई चीज़ करते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो किसी भी चीज़ में, किसी भी नेगेटिव चीज़ में भी हमेशा उम्मीद रखते हैं और आशावादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि हर बुरी चीज़ में भी अच्छाई देखते हैं। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं उनको हम ऑप्टिमिस्ट लोग कहते हैं, जो हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे चल के अच्छा ही होगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे पास ऑप्टिमिस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। यानी कि एक ऐसा पर्सन जो हमेशा यही सोचता है कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा, और वो आराम से जो वो प्लान कर रहा है, जो वो चीज़ कर रहा है, वो इसमें आराम से सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, वो है हमारे पास पेनिसिया। पेनिसिया क्या होता है कि पेनिसिया हम कह सकते हैं कि रामबाण औषधि। जैसे कि आपने कभी कोई भी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि बहुत सारे एड्स आते हैं उसमें कहते हैं कि ये है रामबाण औषधि। जैसे कि च्यवनप्राश का ऐड आता है तो उसमें कहते हैं कि आपकी सेहत के लिए रामबाण औषधि है ये, यानी कि इसको अगर आप ले लेंगे तो आपको बाकी सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो ऐसी कोई दवाई जो बाकी सारी बीमारियों को या फिर जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व कर दे, तो ऐसी दवाई को हम क्या कहते हैं, ऐसी दवाई को हम कहते हैं पेनिसिया। या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेनिसिया, या फिर हम कह सकते हैं कि रामबाण इलाज। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है हमारे पास अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, अभी हमने ऊपर एक वर्ड पढ़ा था जो था फिलैंथ्रोपिस्ट। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि फिलैंथ्रोपिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो पैसे देकर गरीबों की मदद करते हैं और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करते हैं। तो ऐसे लोग कौन से होते थे, फिलैंथ्रोपिस्ट होते थे। अब हमारे पास आया था अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग।
अल्ट्रुइस्ट भी सेम टू सेम फिलैंथ्रोपिस्ट जैसा ही होता है। ये भी पैसे दे के लोगों की मदद करता है ताकि जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से रह पाएँ। तो अल्ट्रुइस्ट के सिनोनिम में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट और अल्ट्रुइस्ट जो हैं वो दोनों एक ही बार हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया, 9 बार पूछा गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि अल्ट्रुइस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, आपस में ही एक्सचेंज करके एसएससी इनको 10 बार पूछ ले रहा है। तो ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपका, बस कुछ लिमिटेड चीज़ें हैं, उनको आप बार बार कर लीजिए, वो आपको याद हो जाएंगे, तो आपको कोई भी इसकी दिक्कत नहीं होगी। तो अल्ट्रुइस्ट कौन होता है, परोपकारी इंसान जो कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। और ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कह सकते हैं। अब आप इससे फिर से वही सारी चीज़ें याद कर सकते हैं कि अब जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वो बहुत ही दयालु होगा। तो कैसा होगा, काइंड होगा, जनरस होगा, कोर्टियस होगा, बिनाइन होगा। ये सारी चीज़ें भी आप याद कर सकते हैं, हालांकि हम इनको सिनोनिम्स में कवर करेंगे। तब तक आप इतना ही याद रखिए कि अल्ट्रुइस्ट कौन होता है, परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, वो भी परोपकारी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है हमारे पास अरिस्टोक्रेसी। अभी मैंने ऊपर आपको कुछ आर्की के बारे में बताया था कि आर्की मतलब शासन होता है, जैसे कि उसमें था ओलिगो आर्की। इसमें क्या था कि नोबल्स के द्वारा जो रूल किया जाता है, उसी तरीके से सेम टू सेम ये होता है अरिस्टोक्रेसी। इसमें भी क्या होता है कि नोबल जो होते हैं उनके द्वारा ही रूल किया जाता है, या फिर जो हायर सोशल ऑर्डर के लोग होते हैं उनके द्वारा रूल किया जाता है, यानी कि जो ऊंचे लोग होते हैं उनके द्वारा रूल किया जाता है, तब हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। आपकी जो यहाँ पे रूट वर्ड आ रहा है ना, ये क्रेसी का मतलब होता है शासन करना। अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो डेमोक्रेसी होता है इसमें किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं प्लूटोक्रेसी की, तो प्लूटोक्रेसी में क्या होता है, अमीर लोगों का शासन होता है। तो इस तरीके के वर्ड भी हमारे पास आते हैं। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड रिपीट होंगे, तब तक आप इसको याद कर लीजिए। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जो अमीर लोगों का शासन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी। इसी तरीके से एक और होता है, ये हमारे पास होता है जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो मतलब क्या होता है, जेरेंटो मतलब हमारे पास होता है ओल्ड, और क्रेसी मतलब होता है शासन करना। तो जेरेंटोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो बूढ़े लोग होते हैं वो मिलके शासन करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, मतलब ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जेरेंटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है हमारे पास अथीस्ट। अथीस्ट क्या होता है, अथीस्ट आपने सबको सुना होगा। आपने हाल ही में अगर आप न्यूज़ देखते रहते हैं तो आपने इलॉन मस्क का नाम ज़रूर सुना होगा। और इलॉन मस्क क्या कहता है कि वो अथीस्ट है, वो किसी भी ईश्वर में नहीं मानता। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं कि जो ईश्वर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, अथीस्ट, या फिर हम इनको कहते हैं नास्तिक। यहीं पे एसएससी दूसरा एक वर्ड पूछती है, वो है हमारे पास एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक भी ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन ये नहीं कहता कि ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि ये चीज़ों को घुमा फिरा के ये कहता है कि ईश्वर के बारे में जान पाना ही मुमकिन नहीं है। वो हम लोग ये जान ही नहीं सकते कि ईश्वर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी नहीं मानता कि ईश्वर है कि नहीं है, मतलब जो बिल्कुल ही डिनाई कर देता है कि ईश्वर नहीं ही है, मैं नहीं मानता कि ईश्वर होता ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अथीस्ट। जबकि जो एग्नोस्टिक होता है, एग्नोस्टिक क्या कहता है कि मुझको पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझको पता नहीं है कि ईश्वर होता है या नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्नोस्टिक, यानी कि अज्ञेयवादी। और जो अथीस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक। नेक्स्ट है हमारे पास एक जो वर्ड है वो है हमारे पास कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर हैं, यानी कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सुंदरता से लिखा है या फिर सुंदर बनाया है हैंड रिटन फॉर्म में, वो कौन से थे हमारे, वो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खूबसूरती से लिखा है। तो यह जो एक कला होती है कि हम जो लेटर्स होते हैं उनको खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं।
कुछ और तरीके की ग्राफीज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक हमारे पास होती है जो सबसे फेमस है, वो है हमारे पास कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में हम क्या करते हैं, मैप्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन नहीं करते, मतलब मैप्स बनाने की जो कला होती है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं। और एक हमारे पास होता है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी में हम क्या करते हैं, डिक्शनरीज़ को लिखते हैं। तो जो डिक्शनरीज़ लिखने की कला होती है उसको क्या कहते हैं हम, लेक्सिकोग्राफी। ये सारे वर्ड्स भी अभी आएंगे, क्योंकि अभी हम शुरू में ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका आगे आप देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं लेक्सिकोग्राफी यानी डिक्शनरी राइटिंग, कार्टोग्राफी यानी मैप्स की राइटिंग, और कैलीग्राफी मतलब सुंदरता पूर्वक किसी चीज़ को लिखना, यानी कि सुलेख कह सकते हैं आप इस चीज़ को। तो कैलीग्राफी क्या हो जाता है, सुलेख। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोनोश्योर। इसकी आप स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी बार आपकी स्पेलिंग एरर्स में भी आ जाता है। वन वर्ड में तो आता ही है, स्पेलिंग एरर में भी आ जाता है। तो कनोशर एक ऐसा आदमी होता है जो कि किसी भी फूड का या फिर म्यूज़िक का जो एक्सपर्ट होता है, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज होती है, और वो इसको जज कर सकता है कि यह अच्छा है या बुरा है। तो जैसे मान लीजिए कोई फूड एक्सपर्ट है, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे फूड एक्सपर्ट होते हैं, वो डिफरेंट जगह पे जाते हैं, वो खाना खा के बताते हैं कि हाँ यहाँ का खाना अच्छा है, यहाँ का खाना बुरा है। तो वो क्या है, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के। तो हम उनको क्या कह सकते हैं, उनको हम कह सकते हैं कनेशर। और इसको आपकी स्पेलिंग भी ध्यान रखनी है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, कनेशर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है वो है हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट क्या होता है, तो फैटलिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो ये मान के बैठे होते हैं कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, और किस्मत में नहीं होगा तो चाहे जितनी मेहनत कर लो नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो किस्मत में भरोसा रखते हैं कि जो भी होता है वो किस्मत से ही होता है, अगर आपको कुछ मिलेगा तो किस्मत में होगा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो ये मानते हैं कि जीवन में जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी हमें पाना है, खोना है, वो सब किस्मत से ही होता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं फैटलिस्ट, यानी कि भाग्यवादी। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल क्या होता है, इनविंसिबल आपने सुना होगा कि जंजीरा का किला, आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक किला है जिसको हम कहते हैं जंजीरा का किला। या फिर आपने बहुत सारे राजस्थान के फोर्ट्स के बारे में सुना होगा जो कि क्या हैं, इनविंसिबल हैं, यानी कि उनको भेदा नहीं जा सकता, उन पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। तो ऐसी चीज़ जो होती है, या फिर कोई ऐसा आदमी है जो इतना स्ट्रांग है कि कोई उसको डिफीट ही नहीं कर सकता, कोई उसको हरा ही नहीं सकता, तो ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनविंसिबल। या फिर कोई ऐसी जगह हो, कोई चीज़ हो जिसको हराया ना जा सके, या फिर जिसको बदला ना जा सके, या फिर जिस पे विजय ना प्राप्त की जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनविंसिबल कहते हैं, यानी कि टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे, अजेय। अगला वर्ड है हमारे पास वो है मर्सनरी। मर्सनरी क्या होता है कि अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है कि जैसे अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन दूसरे देशों में होता है कि आप सोल्जर की ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप सोल्जर बन सकते हैं। लेकिन जब आप सोल्जर बन जाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमेरिकन आर्मी में ही काम करें। आप जो भी आपको पैसे देती है, जो सरकार आपको पैसे देती है, आप जाकर उसके लिए लड़ सकते हैं। तो कोई ऐसा सैनिक जो उसके लिए लड़ता हो, जो उसको पैसे दे, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका में एक बंदा पैदा हुआ, ठीक है, वहाँ पे उसने आर्मी की ट्रेनिंग ले ली और वो सर्टिफाइड आर्मी मेंबर बन गया, वो एक अब सैनिक है। लेकिन मान लीजिए कल को युद्ध हो जाता है अमेरिका और रसिया में, लेकिन रसिया वाले उस आदमी को ज़्यादा पैसे ऑफ़र कर देते हैं, तो वो आदमी क्या करेगा, क्योंकि उसको रसिया वाले ज़्यादा पैसे ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो रसिया की तरफ से लड़ने लगेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो पैसों के लिए दूसरी कंट्री के लिए लड़ते हैं, या फिर एक ऐसे ग्रुप के लिए लड़ते हैं जो उनको पेमेंट देता है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है मर्सनरी, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं किराए का सैनिक, जो उसके लिए लड़ेगा, जो उसको पैसे देगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है हमारे पास एस्केटिक। एस्केटिक क्या होता है कि
मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट और सिंपल लाइफ जीते हैं, जैसे कि गौतम बुद्धा को आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते थे, वो इस दुनिया की मोह माया से मुक्त थे। ठीक है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं, जो एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें फिज़िकल कोई प्लेज़र ना हो, या फिर कोई भी मोह माया से जुड़ी हुई चीज़ें ना हों, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और सिंपल जीवन जीते हैं, इन सारी चीज़ों से, जो भौतिक दुनिया है उनसे दूर, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड से जिसमें ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर, यानी कि जो भी यहाँ के फिजिकल प्लेजर्स हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के जो लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं, जैसे कि हमारे मॉन्क्स हैं जो हिमालय में तपस्या करते हैं। अभी इसके लिए एक और वर्ड भी आया था ऊपर, मतलब जो था, क्या था हमारे पास, कि मिज़ेंथ्रोप। तो ऐसे लोग जो आदमियों से नफ़रत करते हों, लेकिन यहाँ पे इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे कि ये नफ़रत तो करता है, मतलब नफ़रत नहीं करता है, बेसिकली आदमियों को अवॉइड करता है, क्योंकि यह एक सिंपल और स्ट्रिक्ट लाइफ जीना चाहता है, दूसरों से दूर रहकर वो हम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एस्केटिक, यानी कि तपस्वी। जैसे कि कुछ मॉन्क्स जो हैं हमारे, वो हिमालय में तपस्या करते हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं? वो एस्केटिक हैं, वो रिक्ल्यूज़ हैं, हर्मिट हैं। इन सारे वर्ड्स को भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 25 वर्ड्स को कवर कर लिया है। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, आप मुझको कमेंट करके बताइएगा, तो हम देखेंगे कि इसको आगे कितना कंटिन्यू किया जा सकता है। हम इसी तरीके के 500 वर्ड कवर करने की कोशिश करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो वर्ड होंगे उनको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे, ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो सके। अगर आप इन सारे 500 वर्ड को कर लेते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि एसएससी के पास लिमिटेड चीज़ें हैं, वो बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट करती रहती है। तो आप इसको आराम से कर लीजिए। और क्योंकि यह आपका अभी रिवीजन टाइम चल रहा है, क्योंकि अब ज़्यादा एग्ज़ाम आपका दूर नहीं है, तो आप इसको 2x स्पीड पे या 1.5x स्पीड पे कर सकते हैं, जिससे आपका जल्दी रिवीजन हो जाए। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।